नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल प्रश्नावली जो एक की थी वैदिक गणित उसको हमने स्टार्ट किया था और अभी आपने वैदिक जो गणित है उसमें आपने यानी वैदिक विधि से जोड़ कैसे करते हैं वो सीख चुके हैं। यहाँ पे बाकी कैसे करते हैं वो भी सीख चुके हैं। फिर आपने देखो गुणा करने के कुल 4 तरीके पढ़े थे। उसके बाद में 3 तरीके आपने सीखे थे भाग करने के। इसमें आपको मैंने बताया था भाग में एक तो निखिलम विधि से भाग करना, एक सूत्र परावर्तय विधि से भाग देना, एक आपको ध्वजांक विधि से भाग देना मैंने आपको बताया था। अब एक सवाल में आपको फिर से सबसे पहले ध्वजांक विधि से भाग देना सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे जो आपकी वर्ग और घनफल प्राप्त करने से है। तो उसमें आप 5 प्रकार के वर्ग के करने के तरीके सीखोगे और 3 प्रकार के आप घनफल के तरीके सीखोगे। और उससे पहले मैं आपको एक ध्वजांक विधि से भाग वो एक बार दोबारा बता दूं ताकि जिन बच्चों को कल ढंग से नहीं समझ में आया वो आप दोबारा समझ लें। तो आपको लिखना है ध्वजांक विधि से भाग। इसमें तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ तो आएगा आपका मुख्य अंक, यहाँ पर आएगा ध्वजांक। यहाँ मुख्य अंक आपका हो जाएगा 9 और ध्वजांक आपका हो गया 1। ये आपका मुख्य अंक है और ये क्या है ध्वजांक। तो ये हो गया मेरे पास 91। और उसके बाद देखो इसमें मैंने तरीका बता रखा है कि केवल इकाई के अंक को लिखना है बाहर। 5 है तो 5 आ गया बाहर, बाकी सब अंदर आ रहे हैं इसके 1 2 3 4। अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको 9 का भाग 1 में लगाना। तो 1 में 9 का भाग ज़्यादा नहीं है तो आपको 12 में लगाना पड़ेगा। जब आपने 12 में 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, शेषफल आ रहा है 3। तो ये भागफल वाला एक तो आएगा यहाँ इसके नीचे और शेषफल 3 आएगा इससे पहले। यानी जहाँ तक अंक काम आ चुके हैं उसके आगे वाले पद के पहले आएगा। अब जो आपका नया भाज्य है वो क्या आएगा, ये 33 हो गया। 33 में से आपको 1 गुणा 1 घटाना है, 1 गुणा 1 और 33 माइनस 1 यानी क्या आएगा 32। मैंने बोला जो नया भाज्य आपके पास हर बार आए ये या तो आपको 0 प्राप्त हो सकता है या आपको कोई भी धनात्मक संख्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन कभी भी ये मान आपका ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, प्लस में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 32 में वापस क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे तो 9 तियाँ 27, बचा कितना 5। तो यहाँ 3 तो आ रहा है मेरे पास भागफल और शेषफल कितना आ रहा है 5, जो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखो फिर से आपको क्या प्राप्त करना है, जो नया भाज्य वो आपको फिर से प्राप्त करना है जो आएगा 54 माइनस 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। तो ये आ रहा है 54 माइनस 3 यानी क्या आ गया 51 आ गया है। अब 51 में वापस क्या करना आपको, फिर से 9 का भाग लगाना है। तो 9 पंजो 45, बचा कितना 6। तो भाग दोगे आपका 5 बार, शेषफल 6 आ गया यहाँ पर। अब अंतिम स्टेप में आपका कभी भी नया भाज्य नहीं आता, वो सीधा क्या आता है वो शेषफल आता है। और शेषफल का मान कैसे आएगा, 65 माइनस 5 गुणा 1 यानी 65 माइनस 5 कितना बचेगा 60। तो 60 सीधा क्या आ गया आपके पास शेषफल आ गया है। तो अब आपको लिखना है, इसलिए जो भागफल आपके पास है वो तो आ गया 135 और जो शेषफल आपके पास है वो कितना आ गया है 60 आ गया। ये 60 है, ठीक है ना, ये 60 लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये हमने अभी ध्वजांक विधि से जो भाग करना कल सीखा था उसका मैंने एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दिया है। बाकी जो ये रफ वर्क है इसको आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वापस आप इसको मिटा सकते हो। तो ये तो हमने क्या पढ़ा अभी, जो भाग है भाग के जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों का हमने भी अध्ययन किया है। अब उसके बाद में क्या करना आपको, अब आज आप सीखेंगे वर्ग कैसे करते हैं। और वर्ग करने के आप कुल 5 संक्रिया सीखने वाले हैं, यानी 5 विधियों से आप वर्ग करोगे। अब देखो हम बारी बारी से एक एक विधि की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें उपसूत्र यावदुनम तावदुनम विधि द्वारा वर्ग करना। तो देखो प्रश्नावली आप 1.2। तो इसमें सबसे पहले आप सीख रहे हैं उपसूत्र यावदुनम तावदुनम विधि। इसका दूसरा नाम क्या होता है, निखिलम विधि भी इसका नाम हो सकता है। इस विधि से आप क्या कर रहे हैं, वर्ग करना सीख रहे हैं। जैसे आपने इसमें पहला पार्ट लिया 93 आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पर पहले आपको इसमें क्या मारना पड़ेगा, आधार मारना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर आधार कितना हो गया है 10 हो गया है और उपाधार कितना हो गया इसमें 90 हो गया है और जो उपाधार अंक है वो कितना हो गया है 3 हो गया, सॉरी 9 हो गया है। तो ये तो पहले आपने क्या लिख दिया है
इसकी वो तीनों बातें आपने लिख दी है। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्ग बराबर क्या होता है, वर्ग बराबर होता है उपादार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। उपादार अंक कोष्टक में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो उपादार अंक है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। संख्या मेरे पास है 93 प्लस देखो विचलन यहाँ पर कितना, देखो वो लिख दो आप चाहो तो यहाँ पर पहले विचलन कितना आपके पास, विचलन आपके पास आएगा कितना 3, क्योंकि 90 से 3 अधिक है। अब यहाँ पर लिख दिया आपने 3, फिर ऑब्लिक 3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब 9 इंटू ये मेरे पास हो गया 96, ऑब्लिक यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इनको गुणा कराओ तो 6 9 की 54 और असल 5, 9 ने 81 और 5 कितने हो गए, 86 हो गए, उधर आ रहा है 9। तो आपका गुण इसका जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 86 गुणन 49। तो आपने इसका जो स्क्वायर है वो कितना प्राप्त कर लिया है, 86 गुणन 49, किसका, 93। अब अगर आप इसकी उत्तर जांच करना चाहिए तो आपको होता है कि डायरेक्ट आप 93 से गुणा कर सकते हैं। जैसे 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, ठीक है। फिर 9 तियाँ 27, 2 81 और 2 कितने हो गए, 83। अब इनको जोड़ेंगे आप तो 9 फिर 14 असल 1 6 और ये 8, तो बिल्कुल दोनों समान आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो उत्तर वह क्या है, बिल्कुल सही है। अभी आपने ये कौन सी विधि पढ़ी है, उपसूत्र यावदुनम तावदुनम विधि से आपने जो वर्ग करना है वो आपने सीखा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसके बारे में, दूसरा नेक्स्ट सवाल। तो देखो आप अगला सवाल नेक्स्ट, देखो अगले सवाल में क्या करना आपको। अब जो मैं क्या कर रहा हूँ ये तो खुद कर लेना, इसमें आपको 1100 मान लेना, ठीक है ना। इन दोनों में इसमें आपको एक करवा दो। जैसे मान लो हमारे पास इसमें आ रहा है तीसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में मेरे पास है 211, तो यहाँ पर आपको आधार क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। और जो उपाधार है वो कितना है, वो मेरे पास है 200, जो संख्या 200 नज़दीक है। और उपाधार अंक क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर उपाधार जो अंक है वो हो गया 2, और यहाँ पर जो विचलन है मेरे पास वो कितने का आ गया है, 11 का विचलन आ गया है। आधार 100 हो गया, उपाधार 200 हो गया, उपाधार अंक 2 हो गया है और विचलन कितना आ गया, 11। अब देखिए आप जानते हैं यावदुनम तावदुनम विधि से जो वर्ग करते हो आप, वर्ग का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। उपाधार अंक यदि है तो आएगा इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास उपाधार अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। संख्या 211 है प्लस विचलन भी कितना है, 11, और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर। अब इसको देखो सरल करने पर 2 तो रहेगा सेम, यहाँ पर इनको देखो जोड़ोगे तो मान आएगा आपका 222 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो गया, अभी 121 हो गया है। अब इसको देखो गुणा करें क्या आएगा मान आपका 4 4 4, और ये आ रहा है 121। अब देखो ध्यान से आप, यहाँ पर आधार 100 होने का मतलब यहाँ पर आपको 2 अंक छोड़ने हैं, एक अंक को आपको जला के इसमें जोड़ना है पहले। तो ये हो गए 445, उधर आ रहा है 21। अभी क्या आ गया मेरे पास 44 521। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो इसका वर्ग है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो उसके बाद में देखो आप इसके अगर जो उत्तर जांच करना चाहिए तो देखो इसके आप उत्तर जांच भी आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, तो इसका मैंने तरीका बता रखा है, आप इनको डायरेक्ट देखो गुणा करके भी देख सकते हो। तो जैसे मान लो 211 है, इसको आप इससे गुणा कराएंगे तो 1 1 2, फिर 1 1 2, अब 2 से करवाया आपने तो 2 2 और ये 4, जोड़ दो 1 2 5, उसके बाद में क्या रहा है 4 और ये 4, दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, वर्ग प्राप्त कर लिया है। किस विधि से, यावदुनम तावदुनम विधि से वर्ग आपने कर लिया है। अब आगे आप देखो सवाल नंबर 5 और ये 4 तक आपको क्या करने हैं, ये आपको इसी विधि से करने हैं, यावदुनम तावदुनम विधि से इनको हल आपको करना है। अगली जो नेक्स्ट विधि हम पढ़ रहे हैं वो हम कौन सी पढ़ रहे हैं,
मतलब अब जो नेक्स्ट विधि आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप उपसूत्र अनुरूपेण विधि। इस विधि से आपको वर्ग कैसे करना है, तो इसमें क्या करना आपको, वर्ग का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपने ऐसे आपको, जैसे मान लो हम 16 की बात करें पहले, ठीक है ना, 5 के, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे आपको इसमें देखो 3 खंड बनानी है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट खंड में आपको लिखना है इकाई जो दाई का वर्ग, फिर इकाई गुणा दाई, उसके बाद में दाई का वर्ग। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले में तो इनको तीनों को ऑब्लिक में लेके यहाँ पर 2 से गुणा करना बता रखा है, तो वैसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, यही बात है। अब ये तो हो गया 1, ये 6 और ये 36। इसमें आपको 6 और जोड़ना साथ में, अब आ जाएगा 1 फिर 12 उसके बाद में 36, 1 12 और 36 तीनों ऑब्लिक में आ गए। इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा आधार क्या रहता है आपका 10 रहता है। आधार 10 रहने का मतलब ये 3 भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो आपका मान कितना देगा यहाँ पर भाई, 6 5 2 256। और आप जानते हैं 16 का वैसे भी वर्ग कितना होता है, 256 ही होता है। तो ये आपने भी क्या सीख लिया है, जो उपसूत्र अनुरूपेण विधि है उससे आपने वर्ग करना है वो सीख लिया है। एक सवाल आप इसमें चलो और देख लो, जैसे हम बात करें कौन सा सवाल है, जैसे मान लो 8वां सवाल है। इसमें देखो आपको क्या करना है, 56 का वर्ग करना आपको। इसमें भी आपने क्या किया, 16 का वर्ग किया, ठीक है ना, ये 16 का वर्ग। तो 56 का वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें वैसे आपको 3 खंड बनाने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले आएगा 5 का वर्ग, फिर 5 गुणा 6 और 6 का वर्ग, ये 25, ये हो गया 6 पंजे 30 और ये 36। ध्यान रखना इसमें आपको दोबारा 36 और जोड़ना है फिर से, तो आएगा मान आपका 25, फिर आ रहा है 60, उसके बाद में आ रहा है 36। इसमें आधार में से क्या रहता है, 10 रहता है ना, तो सबको सिंगल करना पड़ेगा। तो ये 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो मान आगे पहले कितना, 6 फिर 3, फिर देखो 6 और 5 कितने हो गए, 11, आज से ले 2 कितने हो गए, 3, 31 36। तो इसका जब आप वर्ग करते हो तो वर्ग आपको कितना प्राप्त होता है, 56 का 31 36 जो इसका है वो आपको वर्ग प्राप्त होता है। तो ये आपने कौन सी विधि पढ़ ली है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि से आपने वर्ग करना सीख लिया है। ये तो हो गया आपकी 2 विधि। अब आगे देखो तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेणी के द्वारा वर्ग करना। तो देखो नेक्स्ट देखो आपके पास फिर से क्या आ रहे हैं, 4 पार्ट आ रहे हैं, और चारों पार्टों को आपको क्या करना है, जो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण है उससे आपको वर्ग करना है। तो 9वें में एक तो आ रहा है मेरे पास 45, और 10वें में आपके पास आ रहा है 85, फिर 11वें में आ रहा है 115, और 12वें प्रश्न में आ रहा है कितना, 125। ये आ रहे हैं। और आप विधि कौन सी लगा रहे हैं, आप सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से क्या करना आपको, इनका वर्ग है वो करना है। अब देखिए सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से जब आपको उनका वर्ग करना है तो देखो इसका वही सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है, वर्ग बराबर दहाई गुणा दहाई प्लस 1 दहाई का अधिक करना आपको, और बाद में इकाई का स्क्वायर। ये इसका होता है फॉर्मूला, दहाई गुणा दहाई प्लस 1 ऑब्लिक इकाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, ये पहले तो देखो इसकी एक निश्चित सीमा है, ये आपका तभी लागू होगा जब इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 5। ये केवल उन्हीं प्रश्नों में लागू होगा जिनमें इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, अन्यथा और किसी में लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखो ये इकाई का अंक है मेरे पास, ये दहाई का अंक है, तो पहले कितना आ गया मेरे पास, इधर तो आप लिख दो 45 का स्क्वायर, और आप प्राप्त कैसे करोगे, 4 गुणा 4 प्लस 1 और 5 का स्क्वायर, 4 गुणा 5 और ये 25, ये आ रहा है 20 और ये 25। अब इसमें सीधा लिखना उत्तर आपका 20 25, इसमें कोई आधार उधर नहीं होता है, सीधा उत्तर आएगा इसका। ठीक है ना, जो भी मान आपको प्राप्त हो रहा है वो आपको डायरेक्टली लिखना होता है। इसी तरह जैसे मान लो आपके पास आ रहा है सवाल नंबर 12 आ रहा है, मान लो इसमें आपको 125 का वर्ग करना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर वर्ग बराबर दहाई गुणा दहाई प्लस 1 और इकाई का स्क्वायर। तो देखो 125 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, अभी यहाँ देखो दहाई का मान क्या होगा, ये इतना माना जाएगा। अगर मतलब संख्या 2 से अधिक भी हो ना तो भी केवल 5 इकाई को मानना है, और बाकी सब क्या मानना, आपको दहाई में मानना है। तो यानी आएगा मेरे पास 12, फिर इंटू में 12 प्लस 1, उसके बाद में 5 का स्क्वायर, फिर मान आ गया 12 गुणा 13 ऑब्लिक में 25,
फिर मेरे पास कितना आ रहा है 13 दूनी 26 2 और 13 2 कितने हो गए 15 156, उसके बाद में आ रहा है 25, ठीक है ना। ये आपने भी क्या लिख दिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना आपको, इनको डायरेक्टली सीधा लिखना होता है, तो ये क्या जाएगा इसका वर्ग आ जाएगा। मतलब आप जब 125 को 125 से गुणा कराएंगे तो आपको इस तरह से जो मान है वो प्राप्त करना होता है। तो ये तो हमने क्या सीखा अभी, सूत्र एकाधिकरण प्रमेय के द्वारा जो वर्ग करना है वो हमने सीखा है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे हैं संकलन व्यंकलन के द्वारा वर्ग करना। तो अगला प्रश्न देखो आप नेक्स्ट, संकलन व्यंकलन के द्वारा वर्ग कैसे करते हैं उस विधि के बारे में। और जब आपको संकलन व्यंकलन से वर्ग करना है तो इसमें सबसे पहले देखो आपके पास देखो इसमें कुछ पार्ट है, और पार्ट कौन कौन से हैं उनको आप देखिए, कुछ अलग अलग पार्ट हमारे पास। अगर हम उन पार्टों की बात कर रहे हैं तो एक तो मेरे पास है 13 नंबर सवाल, 13 नंबर में संख्या आ रही है आपके पास 23, और 14 नंबर में आ रही कितनी 38, और फिर 15 नंबर में आ रही कितनी 69 आ रही है, और 16 नंबर में कितनी आ रही है संख्या 16 नंबर में आ रही है 89। तो देखो इनका आपको अभी क्या करना है, वर्ग करना है, किस मेथड से, संकलन व्यंकलन मेथड से। तो आप लिखोगे संकलन व्यंकलन विधि से। तो देखो इसमें आपको क्या करना होता है, इसका जो वर्ग का फॉर्मूला होता है उसमें पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है, जो इष्ट संख्या है वो आपको पहले प्राप्त करनी है। इष्ट संख्या मान लो, चाहे आप उसको विचलन मान लो, यानी आप लिखोगे जिससे आपको क्या निकालना है 23 का वर्ग करना है ना आपको। तो मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इष्ट संख्या लिखनी पड़ेगी, इष्ट संख्या, या इसको आप विचलन भी मान सकते हो, विचलन, जो आपके पास कितना रहेगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 अक्षर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका विचलन कितना हो गया है 3 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस विधि में वर्ग का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, संख्या प्लस विचलन इंटू संख्या माइनस विचलन प्लस विचलन का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर संख्या तो मेरे पास क्या है 23 है, प्लस विचलन आ रहा है 3, फिर संख्या माइनस विचलन प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें कहीं पर भी ओब्लिक नहीं आता, इसमें क्या आता है बिल्कुल प्लस आता है। रखना इस फॉर्मूले में, ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कहीं पर भी ओब्लिक नहीं आता है, केवल क्या आता है प्लस का सिंबल आता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसको आगे सरल करने पर क्या आएगा मान, ये 26 गुणा 20 प्लस में आ रहा है 9, ये 0 6 दूनी 12 और 4 और 1 हो गए 5 प्लस में 9 जोड़ दो कितने आ गए 529, ठीक है ना। सीधा इसका उत्तर इस तरह से आ जाएगा। अब देखो हम दूसरे में इसमें बात करेंगे इसकी 15 के सवाल की। तो देखो 15 का में आपको करना है किसका, गुणित्र का वर्ग करना है। इधर आप लिख देंगे किसका वर्ग किया आपने 23 का वर्ग किया, ठीक है ना। ये आपके पास 23 का वर्ग आ गया 529, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, गुणित्र का जो वर्ग है वो करना है। तो गुणित्र का वर्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर इष्ट संख्या लिखनी पड़ेगी, इष्ट संख्या या विचलन। तो चाहे आप इसमें 9 मान लो, चाहे आप 1 मान लो, बात एक है, 9 मान लो चाहे आप इसमें 1 मान लो। अब देखो 9 रेखा का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको 60 के हिसाब से देखेंगे तो आपका 9 बनता है, अगर आप इसको 70 के हिसाब देखोगे तो आपका क्या बनता है 1 बनता है। वो 1 आपको मानना क्या है, प्लस ही मानना हमेशा, चाहे माइनस है तो भी आपको क्या मानना है प्लस मानना है, और प्लस है तो भी क्या मानना आपको प्लस मानना है। यहाँ देखो प्लस माइनस का फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ देखो विचलन का वर्ग हो रहा है तो वहाँ वैसे प्लस रहेगा। यहाँ एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, अगर वो माइनस का मानेंगे तो वो ये आ जाएगा, वो प्लस वाला ये हो जाएगा, अगर प्लस मानोगे तो ये आ जाएगा फिर वो आ जाएगा। इनके क्रम से कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, संख्या इसकी 1 मान ली है। अब आप लिखोगे गुणित्र का, पहले आप लिखो वर्ग बराबर, फॉर्मूला हो गया संख्या प्लस विचलन और इंटू में संख्या माइनस विचलन फिर प्लस में विचलन का स्क्वायर। तो संख्या यहाँ पर गुणित्र है प्लस 1 फिर गुणित्र माइनस 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसको सरल करने मान आ गया आपका 70 इंटू 68 प्लस में 1 0 7 और 56 और 5 6 सत्ते 42 और 5 कितने हो गए 47 हो गए, प्लस में 1 और ये आपका मान क्या रहा है 47 61 आपको मान प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसका जो वर्ग है वो करना था किस मेथड से, संकलन व्यंकलन मेथड से।
तो ये आपने संकलन मेथड व्यंकलन मेथड से जो वर्क करने सीख लिए हैं। इस मेथड का दूसरा नाम इष्ट संख्या मेथड भी होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए आप नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 17, 18 और 19 वाला। तो उसमें आपको क्या करना है, सब में उनमें आपको करने हैं एक जो अलग विधि और बची ना आपकी 5वीं विधि। 4 विधि पढ़ ली आपने अभी तक, और 5वीं विधि आपकी बच गई है कौन सी, वो आपकी विधि बच गई है यहाँ पर द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि से आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो देखो मेरे पास इसमें तो कुछ संख्याएं आ रही है, मैं लिख दूँ पहले यहाँ पर 17 के में एक तो आ रहा है 362, 18 के में आ रहा है 453, फिर 19 के में आ रहा है 43, 1, 2 ये आ रहा है, फिर आ रहा है 20 के में 24, 56 आ रहा है, 24, 56। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको द्वंद्व योग विधि से इसका जो आपको वर्ग है वो करना है। तो आप लिखोगे, जैसे मैंने लिया 362 और आपने यहाँ लगा दिया द्वंद्व योग विधि से। और देखो द्वंद्व योग विधि में वर्ग का फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यानी वर्ग बराबर क्या होता है, जैसे पहली संख्या 3 आएगा 3 का द्वंद्व है, फिर आएगा 36 का द्वंद्व है, फिर 362 का द्वंद्व है। अब वापस कम करना है तो 62 का द्वंद्व है, उसके बाद में 2 का द्वंद्व है। यानी पहले इस 3 का द्वंद्व है, 36 का द्वंद्व है, 362 का, यानी पहले आप इधर से बढ़ाएंगे इसको 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे, फिर वापस घटाएंगे आप 1 घटाया 2, 1 घटाया 2, ठीक है ना ऐसे। अब देखो जो 3 का द्वंद्व है वो कितना होता है, मैंने कल आपको लिखाया था कि a का द्वंद्व क्या होता है, a² होता है, ab का द्वंद्व क्या होता है, 2ab होता है, abc का द्वंद्व क्या होता है, 2ac + b² है। ये मैंने आपको सब लिखाया था, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको इनका सबका माना वो लिखना है। तो यहाँ पर 3 का द्वंद्व क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 36 का हो गया 2 गुणा 3 गुणा 6 हो गया, उसके बाद 362 का हो गया, यानी जो आपके पास आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 2 + 6 का स्क्वायर, यानी 2ac + b² हो गया ना। फिर 62 का क्या हो गया, 2 गुणा 6 गुणा 2, उसके बाद में आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो मेरे पास है 9, ये 6 × 18, 18 दूनी 36, उसके बाद में ये आ रहा है मेरे पास 4, 4 × 12 प्लस में 36, और उसके बाद में आ रहा है 12, 12 दूनी 24, और फिर आ रहा है मेरे पास कितना 4। अब ध्यान रखना द्वंद्व योग विधि हमेशा आधार क्या था, 10 रहता, ठीक है ना। तो ये 36 तो आ रहा है सेम यहाँ पर, फिर ये क्या आ गया 48 हो गया ये, और फिर आ रहा है 24, और उसके बाद में 4। द्वंद्व योग विधि में ध्यान रखना है आधार हमेशा कितना रहता है, 10 रहता है। आधार 10 रहने का मतलब ये है कि सबको आपको सिंगल फॉर्म में लिखना है, सिंगल अंकों की फॉर्म में। तो यानी आप पीछे से लिख के लाएंगे यहाँ से, इसमें पहले आएगा मेरे पास 4 सीधा, सॉरी देखो पहले आप इस मतलब ये आपका इधर देगा, ये इधर देगा, और ये इधर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अंक आपका क्या आएगा 4, फिर दूसरा भी क्या आएगा 4, तीसरा देखोगे आपका 2 और 8 कितने हो गए 10, और असल एक आगे वो इसमें जुड़ गई 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, असल एक आगे इसमें जुड़ गई कितने हो गए 4, 4 और 9 कितने हो गए 13, यानी 131, 0, 44। ये आपको क्या प्राप्त हो गया है, जो 362 है उसका आपको वर्ग प्राप्त हो गया है। और मैंने बोल दिया कि आप इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसको 9, 36, 48, 24, 0, 4, तो 4, 4, 10 हासिल 1, 10 11 हासिल 1, और 12 1 13, ठीक है ना। और अगर आप इनको डायरेक्ट सीधा गुणा भी करोगे तो भी आपका बिल्कुल मान क्या आएगा, यही मान आपको प्राप्त होने वाला है। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गुणा भी करके देख सकते हो। जैसे मान लो 362 को आप 362 से गुणा कर रहे हो, डायरेक्ट को 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 1 7, उसके बाद देखो 6 दूनी 12, हासिल 1, 36 हो गया 37, 3, और 18 3 कितने हो गए 21 हो गए। उसके बाद देखो फिर से आप 3 दूनी 6, और 6 3 18, असल 1, 9 और 1 10। अब देखो जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो आपके पास क्या जाएगा, पहले यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 4, और उसके बाद देखो आप इनको जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा मान आपका 14 6 20, असल 2 आ रही है ना, और 2 और 10 1
11 असलेगारी है, फिर हो गए 3 और उसके बाद में 1। तो दोनों मान बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये आपने कौन सी विधि पढ़ी है, द्वंद्व योग विधि। बाकी तो इसके तीनों पार्ट हैं वो आपको खुद को घर से करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी तो प्रश्न है घनफल, घनफल के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। ये वर्ग वाले प्रश्न आप सारे कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।